तो दोस्तों वांडाविजन का एपिसोड 4 देख के मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे साथ साथ स्वॉर्ड के एजेंट भी वांडाविजन के एपिसोड्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं कर रहा है बल्कि ऐसा सच है। बहुत से क्वेश्चन जो पहले 3 एपिसोड देखकर खड़े हुए थे एपिसोड 4 में उनमें से काफी के जवाब मिल जाते हैं। बचे कुछ क्वेश्चन के जवाब तो अपकमिंग एपिसोड में मिल ही जाएंगे। अब बिना डिले किए एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। जैसे की ये एक ब्रेक डाउन वीडियो है इसलिए इसमें स्पॉइलर तो होंगे ही, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यारो चौथा एपिसोड पहले 3 एपिसोड्स की तरह सिटकॉम पे बेस्ड नहीं था बल्कि ये उनका अल्टरनेट व्यू था कि आखिर शो में चल क्या रहा है। एपिसोड 4 स्टार्ट हुआ एंड गेम के टाइम से जब हल्क थैनोस के ब्लिप को रिवर्स करके सबको वापस लेकर आया था और हमें पहली दफा ये देखने को मिला कि रिवर्स ब्लिप कैसा था। अब ये सब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे तो ये रिवर्स ब्लिप देखकर बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि इस एक सीन ने ये रिवील किया कि सब डिसअपीयर्ड लोग वापस कैसे आए थे और हल्क का रिवर्स स्नैप कितना क्योटिक था क्योंकि एंड गेम में तो हमने बस ये देखा था कि सब डिसअपीयर्ड सुपर हीरोज वापस आ जाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट था ये हमने वांडाविजन के एपिसोड 4 में देखा। और इस सीन ने ये भी रिवील किया कि थैनोस के स्नैप से मोनिका रैम्बो भी डिसअपीयर्ड हो चुकी थी और हल्क के स्नैप से उनके कैरेक्टर ने कमबैक किया है। ब्लिप से वापस आने के बाद मोनिका रैम्बो अपनी माँ के ऑपरेट का वेट कर रही है और गेस व्हाट, वो 5 साल लेट है। लेकिन इतना लंबा गैप ऑब्वियसली मोनिका रैम्बो ने फील नहीं किया। उसको ये फील हुआ कि शायद वो कुछ देर के लिए सो गई थी। नेक्स्ट सीन में ये रिवील किया जाता है कि मारिया रैम्बो की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। मोनिका रैम्बो के गायब होने के 2 साल बाद लास्ट टाइम हमने मारिया रैम्बो को कैप्टन मार्वल में देखा था और वांडाविजन के इस एपिसोड में हमें कैप्टन मार्वल का एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया है। और अगर आप सबटाइटल्स गौर से देखोगे तो कैप्टन मार्वल का एक डायलॉग भी है। स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में भी रिवर्स ब्लिप के बारे में बताया गया है। और अगर आपको स्टिल ब्लिप के बारे में नहीं पता तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जितने भी गायब लोग वापस आ गए थे उस इवेंट को ब्लिप बोला गया था और इसी ब्लिप की वजह से शो की टाइमलाइन भी क्लियर हो जाती है। एपिसोड 4 हल्क के स्नैप से स्टार्ट होता है और एंड गेम का पूरा इवेंट एक दिन का था और मोनिका रैम्बो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर को 3 वीक बाद ज्वाइन करती है और इसके ठीक एक दिन बाद वो वेस्ट व्यू में जाती है। टू बी एग्जैक्ट हल्क के स्नैप के 22 दिन बाद ये सब हो रहा है। स्वॉर्ड की बात हो ही रही है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस एपिसोड से ये भी रिवील हुआ है कि मारिया रैम्बो स्वॉर्ड की फाउंडिंग मेंबर भी थी। स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में मारिया रैम्बो की एक फोटो भी लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है मारिया फोटोन रैम्बो। अगर आपको याद हो तो फोटोन मारिया का कॉल साइन था जो कि हमें कैप्टन मार्वल में भी देखने को मिला था। और अगर बात करें कैरल डेनवर यानी कि हमारी कैप्टन मार्वल तो उनका कॉल साइन था अवेंजर और निक फ्यूरी को इसी कॉल साइन से अवेंजर इनिशिएटिव का ख्याल आया था। इसके अलावा कॉमिक्स की बात करें तो मारिया रैम्बो का कैरेक्टर एक सुपर हीरो भी है जिसका नाम है फोटोन। तो अगर एमसीयू में कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे लगता है कि होगा तो हमें ये पता रहेगा कि फोटोन नाम उसने कहां से उठाया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट व्यू की। मोनिका रैम्बो को जब एफबीआई की हेल्प करने वेस्ट व्यू भेजा जाता है तो वहां तो सब कुछ ही पलट जाता है क्योंकि वहां के लोकल्स उसे बताते हैं कि वेस्ट व्यू नाम का कोई टाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि उनकी आंखों के सामने वेस्ट व्यू का बोर्ड लगा होता है, वहां की पॉपुलेशन लिखी होती है और सामने पूरा टाउन होता है, लेकिन वो फिर भी वेस्ट व्यू के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे होते। तो भाई यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि वहाँ के लोकल्स वेस्ट व्यू के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं और उनको वेस्ट व्यू के बारे में कुछ भी याद नहीं। इसी एपिसोड में रिटर्न होता है एजेंट वू का जिनको हमने लास्ट टाइम आंटमैन 2 में देखा था। यहाँ पर एजेंट वू से रिलेटेड एक कंटिन्यूटी डिटेल है और यही कंटिन्यूटी डिटेल्स तो मार्वल को अमेजिंग बनाती हैं। अगर आपने आंटमैन एंड द वास्प देखी है तो आपको पता होगा कि स्कॉट लैंग पूरी मूवी में एजेंट वू को एक मैजिक ट्रिक से परेशान करता रहता है और पूरी मूवी में एजेंट वू उस ट्रिक को सीखने की कोशिश करते रहते हैं। इस एपिसोड में जब एजेंट वू खुद को मोनिका रैम्बो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो हमें वही ट्रिक करते नजर आते हैं। मतलब फाइनली एजेंट वू ने वो ट्रिक सीख ली है। ये एक बहुत ही अमेजिंग कंटिन्यूटी डिटेल थी जिसको देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। नेक्स्ट मोनिका अपना आरसी हेलीकॉप्टर टाउन के अंदर भेजती है जो कि वेस्ट व्यू में एंटर करने के बाद एक टॉय से ज्यादा कुछ नहीं रहता। इस हेलीकॉप्टर का मॉडल और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं। इस चीज को देख के तो यही लगता है कि उस टाउन में जो भी जाएगा वो उस टाइम के लिहाज से सेट हो जाएगा और यही चीज हम मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं जिसको मैं बाद में कवर करूंगा। लेकिन यह हेलीकॉप्टर ब्लैक एंड व्हाइट एरा में कलर्ड क्यों रह जाता है इस बारे में मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है फ्यूचर एपिसोड में ये भी क्लियर हो जाए। वैसे तो फर्स्ट 2 एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा पार्ट जरूर था जो कि कलर में था, जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया टोस्टर की लाइट, सेकंड एपिसोड में दिखाया गया हेलीकॉप्टर और फिर डॉटी का ब्लड। अब ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में ये चीजें कलर्ड क्यों थी इसका जवाब होपफुली अपकमिंग एपिसोड में मिल जाएगा। अगली डिस्कशन करते हैं बी कीपर पर क्योंकि मोनिका रैम्बो और उसके हेलीकॉप्टर के
बाद तीसरा यही था जो वेस्ट व्यू के अंदर गया था। ये बी कीपर एक स्वॉर्ड का मेंबर था जिसका नाम था एजेंट फ्रैंकलिन। जैसे मोनिका रैम्ब्यू और उसका हेलीकॉप्टर उस रियलिटी में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसी तरह एजेंट फ्रैंकलिन का यूनिफॉर्म भी उस रियलिटी में जाने के बाद एक बी कीपर के यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एजेंट फ्रैंकलिन उस रियलिटी से कहाँ गया इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि सेकंड एपिसोड में बी कीपर को देखने के बाद वांडा उस रियलिटी को रीसेट कर देती है। आई एम श्योर इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री होगी। पुराने कैरेक्टर्स की बात करें तो वापसी सिर्फ एजेंट वू की नहीं बल्कि डार्सी की भी हुई है, जिनको हमने लास्ट टाइम थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। अब वो एक डॉक्टर बन चुकी है और काफी स्मार्ट भी हो चुकी है। डार्सी यहाँ पर स्वॉर्ड की हेल्प करने आई है और उसने की भी। डार्सी ही थी जिसने ये पता लगाया कि वेस्ट व्यू से एक रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है, ऐसी रेडिएशन जो लास्ट टाइम बिग बैंग के टाइम ट्रांसमिट हुई थी। जैसे कि बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुई थी, इसीलिए इस रेडिएशन को किसी चीज की क्रिएशन की रेडिएशन कहना ठीक होगा। वांडा ने भी अपनी एक पॉकेट रियलिटी क्रिएट की हुई है, शायद इसीलिए वेस्ट व्यू में बिग बैंग से मिलती जुलती रेडिएशन मौजूद थी और इसी रेडिएशन में डार्सी को ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं, जिसमें लिटरली वांडा विजन के एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं और वही कर रही थी जो इस टाइम मैं कर रहा हूँ, यानी कि उन एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। उन एपिसोड्स को देखने के बाद जैसे हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे, उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस स्वॉर्ड के माइंड में भी हैं। जैसे कि विजन तो मर गया था तो वो जिंदा कैसे हुआ, हर एपिसोड एक डिकेड को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डार्सी ने ये रिवील किया कि कोई तो है जो इस शो को सेंसर कर रहा है। डार्सी भी इस बारे में श्योर नहीं है कि ये सिर्फ वांडा है या उससे कोई करवा रहा है। ये भी क्लियर हो गया कि एपिसोड 2 में जो रेडियो पे हमने आवाज सुनी थी वो एजेंट वू की थी। आगे आता है इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ स्वॉर्ड के एजेंट ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। यहाँ ये रिवील होता है कि वांडा विजन के एपिसोड में दिखाया गया हर इंसान असल में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में जो विजन के बॉस थे मिस्टर एंड मिसेस हार्ट, असल में उनका नाम है टॉड एंड शेरन डेविस। इसी तरह हर्ब जो उनका नेबर है असल में उसका नाम है जॉश कॉलिन, और नॉर्म जो विजन का कोलीग है असल में उसका नाम है अभिलाष टंडन। डॉटी का हस्बैंड जिसका नाम जॉन्स है असल में उसका नाम हैरल्ड कॉप्टर है। वांडा की दोस्त बेवर्ली का असल रियलिटी में नाम इजाबेल मैट्सुडा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहाँ से मिसिंग है। एग्नेस पे आए तो उसकी फोटो तो विजिबल है लेकिन उसका नाम और ड्राइविंग लाइसेंस विजिबल नहीं है, और ऑब्वियसली ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में तो एग्नेस एक विच है, विच एक ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाएगी। और डॉटी की बात करें तो डॉटी की तो पिक्चर ही मौजूद नहीं है, जिससे मुझे ये शक पड़ता है कि डॉटी का कैरेक्टर मेफिस्टो हो सकता है, क्योंकि मेफिस्टो एक डेविल है और वो कोई भी शेप ले सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं सिर्फ ये गेस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्लियर बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजेंट वू ने व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाई हेक्सागोनल शेप। तो यहाँ एजेंट वू भी जानना चाहते हैं कि हर एपिसोड में हेक्सागोनल शेप्स क्यों देखने को मिल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई सिटकॉम्स। तीसरा क्वेश्चन होता है सेम टाइम एंड स्पेस। तो मेरे हिसाब से तो वांडा की रियलिटी में टाइम एंड स्पेस असल टाइम एंड स्पेस से डिफर करते हैं। सिर्फ अगर टाइम की बात करें तो वांडा की रियलिटी में टाइम तो बहुत तेजी से गुजरता है, जैसे कि वांडा की प्रेगनेंसी के दौरान टाइम बहुत जल्दी गुजरा था। पॉसिबल है कि स्पेस का भी कुछ ऐसा ही सीन हो। अगला क्वेश्चन होता है इज विजन अलाइव। इस क्वेश्चन के बारे में एक बहुत ही डार्क थ्योरी मौजूद है कि शायद विजन असल में जिंदा नहीं है, बल्कि वांडा अपनी इमेजिनेशन से विजन को इधर उधर मूव करती है। आई नो ये सुनने में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। एपिसोड के लास्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को भी मिला जिससे मुझे लगता है कि ये थ्योरी सच हो सकती है। लास्ट के कुछ सीन में हमने देखा कि वांडा के सामने मरा हुआ विजन खड़ा होता है, और इस सीन को देखने के बाद तो मैं डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा डार्क था। विजन को ऐसी हालत में देखना वांडा की प्रोजेक्शन भी हो सकती है क्योंकि असल में तो विजन मर चुका था। एनीवेज ये था मेरा एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं उन पॉइंट्स को भी कवर कर सकूं। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको जरूर मिल सके।